इस उपन्यास का अगला अध्याय है शिखर वार्ता शिखर। प्रयाग में सम्राट बुद्धगुप्त के साथ संवाद। प्रयाग में शिखर वार्ता आरंभ हुई। सम्राट बुद्धगुप्त के साथ कुमारा मात्य एवं महामंत्री शर्वरीक, संधि विग्रह हिरण्याक्ष, धर्मगुरु मणिकांत एवं वाणिज्य अधीक्षक श्वेताब ने हिस्सा लिया। महाराज हरिसेन के साथ महामंत्री वराहदेव, विदूषक विरोचन और नगर वधु प्रियंवदा ने हिस्सा लिया। शिखर वार्ता में भाग लेने अपने शिविर से निकलते वक्त सम्राट बुद्धगुप्त ने अपने सहयोगियों से वाकाटक पक्ष के वार्ताकारों के बारे में जानकारी ली। नाम सुनने पर व्यंग्य से उन्होंने कहा कि अजीब है, विदूषक और नर्तकियां भी अब गंभीर रणनीतिक चर्चा के लिए उतर रही हैं। धर्मगुरु, आप कल कलयुग की परिभाषा मुझे बता रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज आपकी बात शीशे की तरह स्पष्ट हो गई है। कलयुग यही है, राजहंस का काम कौवे कर रहे हैं। फिर हिरण्याक्ष की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, उनका संधि विग्रह तो आ नहीं रहा, अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करो। हूणों के विरुद्ध गठबंधन में यदि वाकाटकों का पूरा सहयोग ले पाए तो हम हूण जाति को समूल नष्ट कर सकेंगे और एक बार फिर पूरे मध्य भारत में गुप्तों की पताका पूरे गौरव के साथ फहरा सकेंगे। उधर वाकाटक खेमे में यही बात दूसरे ढंग से हो रही थी। विदूषक विरोचन ने कहा, महाराज, अन्यथा नाले तो यह उचित नहीं होगा कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो और विदूषक इसमें हिस्सा ले। नगर वधु ने कहा कि सम्राट, मैं भी अपनी बात कहना चाहूंगी। जब विरोचन जी इतनी असहज स्थिति में हैं, तो मेरी स्थिति की कल्पना आप कर ही सकते हैं। व्यंग्य से भरी तीखी निगाहों का सामना कैसे कर सकूंगी? ऐसी स्थिति में सहज रहकर वार्तालाप कर पाना क्या मेरे लिए संभव होगा? सहज भाव से प्रश्नों को सुनने के बाद महाराज ने उत्तर दिया, मुझे पूरे वाकाटक राज्य में तुम सा प्रति उत्पन्न मति का धनी और सहज मेधा रखने वाला कोई दूसरा नहीं मिला विरोचन। साथ ही यह भी कह दो कि व्यंग्य का जन्म कैसे होता है। यह उन मूर्खताओं की प्रतिक्रिया है जो जिंदा रहने के दौरान हम रोज करते हैं। लोग इसे देखते रहते हैं, पर साहसी लोग इसे प्रकट करते हैं। नगर वधु को जवाब देते हुए महाराज ने कहा, तुम जानती हो, मेरे पिता ने मुझे समुद्र पर्यंत फैले इस विशाल साम्राज्य का पदभार सौंपा। मेरे अन्य अग्रजों और अनुजों के रहते भी उन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा है। जब मुझे यह दायित्व सौंपा गया, मैंने किशोरावस्था भी ठीक से नहीं लांघी थी और मेरे गुणों के संबंध में मेरे पिता पूरी तरह भिज्ञ नहीं थे। मेरी दादी ने अपने कौशल से मेरे पक्ष में वातावरण तैयार किया। अपनी भावनात्मक योग्यता और गहरे अनुराग से पिता के मन में उन्होंने मेरे लिए विशेष जगह बनाई। बालपन से ही मैंने अनुभव किया है कि मेरे पिता राजकाज से संबंधित समस्याओं की चर्चा मेरी दादी से करते थे। वे जब इनका समाधान करती थीं, तो मेरे पिता के चेहरे में विशेष चमक आ जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा के दौरान जब हमें स्त्रियों की कमजोरी बताई जाती थी और बताया जाता था कि उनका विवेक कमजोर होता है, तब मेरी दादी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था और लगता था कि मुझे जो शिक्षा दी जा रही है ये किताबी है। जीवन इससे बिल्कुल अलग है और विलक्षण है, जिसे मैं अपने अनुभवों से समझ पा रहा हूं। शिखर वार्ता में तुम्हारा चयन इसका ही परिणाम है। कुछ देर रुककर गहरी सांस लेते हुए सम्राट ने कहा, इस पर भी तुम में से यदि कोई सोचता है कि तुम्हारा शिखर वार्ता में ना होना वाकाटक राज्य के लिए और देश के लिए उत्तम होगा, तो मैं तुम्हें इसके लिए स्वतंत्र करता हूं। शिखर वार्ता की मेज सज गई। प्रतिवेदक ने बैठक के प्रमुख बिंदुओं को सबके लिए साझा किया, जो इस प्रकार थे। पहला, हूण आक्रमणों की आशंका पर संयुक्त गठबंधन। हूणों की सेना सप्तसैंधव प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है। ऐसे में कभी भी इनका आक्रमण भारत के भीतरी प्रदेशों तक हो सकता है। आवश्यक है एक संयुक्त गठबंधन पर चर्चा की जाए। दूसरा, गुप्त साम्राज्य से हाथियों के बदले वाकाटक साम्राज्य से घोड़ों का व्यापार। सप्तसैंधव प्रदेश में हूणों की मजबूती के चलते घोड़ों का आयात प्रभावित
गुप्त साम्राज्य के लिए घोड़ों की आवश्यकता। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में व्यापारियों के निर्बाध व्यापार के लिए समुद्र में संयुक्त सुरक्षा दस्ता। चौथा, दक्षिणापथ में संयुक्त जांच चौकियों एवं सुरक्षा संबंधी जरूरतों विषयक। पांचवा, नालंदा महाविहार को संयुक्त सहयोग से विस्तारित करने विषयक। अन्य विषय सदस्य अपने विवेक से रख सकते हैं। औपचारिकताएं निभाने के बाद गंभीर बातचीत की शुरुआत हुई। संधि विग्राहक हिरण्यगर्भ ने कहा, यदि हूढ़ आक्रमण हुए तो अखिल भारतीय गठबंधन के बगैर इनसे निपटना आसान नहीं होगा। पाटलिपुत्र भारत की राजधानी रहा है और स्वाभाविक रूप से मगध के नेतृत्व में ऐसा गठबंधन बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। विरोचन ने कहा, हम मानते हैं कि मगध देश का स्वाभाविक नायक रहा है और इसीलिए मगध की महती जिम्मेदारी हो जाती है कि गठबंधन को सुदृढ़ता प्रदान करने सबसे बड़ा योगदान दे। संधि विग्राहक ने पुनः दोहराते हुए कहा, मगध का 1000 साल स्वर्णिम इतिहास रहा है। मगध अपनी सेना के साथ ही रणनीतिक कौशल भी प्रदान करेगा। हमारे अनुभव का लाभ गठबंधन को पूरी तरह मिलेगा। महामंत्री वराहदेव ने कहा, क्षमा करें हिरण्यगर्भ, ऐतिहासिक अनुभव राष्ट्रिक जाति का भी कम नहीं है और मगध के जितना पुराना इतिहास हम सबका रहा है, इस पर चर्चा ना करें। यदि आप कहते हैं कि मगध स्वाभाविक नेता है तो उसे इसी तरह से योगदान भी करना होगा। केवल स्वर्णिम इतिहास का मायाजाल दिखाकर कुछ होने का नहीं। अब वो दौर नहीं जब पाटलिपुत्र के हाथियों के खौफ से अलेक्जेंद्र की सेनाएं डर जाएं। इतिहास ने कुषाणों का भयंकर आक्रमण पाटलिपुत्र पर देखा है। तब कहां गया पाटलिपुत्र का रण कौशल? बात को संभालते हुए सम्राट हरिसेन ने कहा, रुकिए महामंत्री, यहां हम आपसी क्षमताओं पर बात करने नहीं आए हैं। जब अखिल भारतीय गठबंधन होगा तो सामूहिक रूप से निर्णय होगा कि नेतृत्व किसके हाथ में हो। जरूरी नहीं कि ये मगध के हाथों में हो या वाकाटकों के हाथों में हो। महाभारत युद्ध देखें, यहाँ पांडवों की ओर से युद्ध का नेतृत्व पांचाल नरेश धृष्टद्युम्न ने किया था। जो सबसे योग्य सेना नायक होगा उसके हाथ में नेतृत्व होगा। हम भारत के लिए लड़ेंगे, पाटलिपुत्र के लिए अथवा वत्सगुल्म के लिए नहीं। महामंत्री वराहदेव ने कहा, मैं सहमत हूं। शायद ही कोई नेतृत्व की बात पर आपत्ति करेगा। मूल समस्या है कि सेना में भागीदारी किसकी कितनी हो, इसके निर्धारण का आधार क्या हो। हिरण्यगर्भ ने कहा, मगध को अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ हूणों का मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न होगा। ऐसे में जितनी अधिक भागीदारी अन्य राज्यों की होगी, गठबंधन उतना सफल होगा। प्रियंवदा ने कहा, मदद की एक सीमा तो तय करनी ही होगी ना। राजपुरोहित ने कहा, इतिहास गवाह रहा है कि भारत के पश्चिमी प्रांत हमेशा से व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध रहे हैं। गठबंधन के लिए जितनी सेना आवश्यक होगी उसे तय किया जाए और फिर इसका खर्च प्रत्येक राज्य से लिया जाए। वाकाटक और लाट राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध रहे हैं, उन्हें इसका अधिक भार नैतिक रूप से उठाना चाहिए। प्रियंवदा ने कहा, इस तरह का आधार बनाएं तो कृषि आय को भी ध्यान में रखना होगा। आप गंगा यमुना की सबसे समृद्ध धरती के शासक हैं और हम पश्चिमी घाटों के वृष्टिहीन क्षेत्र से, जहां पर कृषि के लिए एक एक बूंद पानी को सहेजना बड़ी चुनौती है। सम्राट हरिसेन ने कहा, चूंकि ये भारतवर्ष का प्रश्न है, हूढ़ आक्रमण की आशंका ऐसी है जैसे समुद्र में कोई तूफान आया हो और हम सब इसमें सवार हैं। बचने की सूरत तभी होगी जब हम जहाज का अधिक से अधिक सामान बाहर फेंकें। ऐसे में यदि हमारी दृष्टि इस पर टिकी रहेगी कि पड़ोसी अपना सामान फेंक रहा है कि नहीं, तो निश्चित रूप से हम डूबते जहाज को बचा नहीं पाएंगे। सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा, निश्चित रूप से सम्राट, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि बीती कई शताब्दियों से मगध विदेशी आक्रमणों का सबसे आसान लक्ष्य रहा है। चाहे दुष्ट यवनों की बात हो, शकों की बात हो या देवपुत्रों की बात हो, हम पीड़ित भी हुए हैं और सबसे ज्यादा रक्त भी हमने बहाया है। हमारे पूर्वज स्कंदगुप्त तो पिता का अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाए थे कि उन्हें हूढ़ आक्रमण की सूचना मिली। मैं भावनात्मक रूप से यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इन सभी कारणों से हमारे संसाधनों पर कितना दबाव पड़ा है। सम्राट हरिसेन बोले,
तय रहा। गठबंधन बनेगा और इसमें क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर सैनिकों का योगदान करना होगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इसे रखें। हिरण्यगर्भ ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन महाराज बुद्धगुप्त ने उन्हें रोक लिया। कहा, स्वीकार है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा सचिव स्तरीय बैठक में तय हो जाएगी। वाणिज्य अधीक्षक ने कहा, कुछ व्यापार संबंधी बातें रखी हैं, क्या इस पर दोनों राज्य सहमत हैं? सम्राट हरिसेन ने कहा, अवश्य, इसमें कोई बाधा नहीं। व्यापार सामूहिक हित से जुड़े हैं। इस पर कोई भी निर्णय सचिव स्तरीय बैठक में लिया जा सकता है। सम्राट बुद्धगुप्त बोले, अंतिम विषय नालंदा महाविहार से संबंधित है। कुछ दिनों पश्चात यहां दीक्षांत समारोह होना है। कितना अच्छा हो आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लें। सम्राट हरिसेन बोले, अवश्य, ये मेरा सौभाग्य होगा। वापस लौटने पर सम्राट हरिसेन ने प्रमुख अधिकारियों को अपने शिविर में आमंत्रित किया। उन्होंने प्रीति भोज के आमंत्रण के संबंध में जानकारी दी। विरोचन ने कहा, आज बातचीत में सम्राट का रवैया तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनके पदाधिकारों की ओर से मैं आश्वस्त नहीं हूं। विशेषकर इस बात की पूरी आशंका है कि संधि विग्राहक हिरण्याक्ष सम्राट के कान भर दें और वे सहमति के बिंदुओं से पीछे हट जाएं। प्रियंवदा बोली, इसका समाधान वैवाहिक संबंध से ही हो सकता है। सम्राट बुद्धगुप्त के पुत्र राजकुमार ब्रह्मपुत्र का रुझान तथागत की ओर है, ऐसा मैंने सुना है। इसके चलते इनके शीघ्र विवाह के लिए सम्राट उत्सुक हैं। राजकुमारी का प्रस्ताव यदि उनसे विवाह के लिए रख दिया जाए तो इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। सम्राट बोले, बिल्कुल, आम पका है, इस पर सबकी नजर होगी। हमें पहल करनी ही होगी, लेकिन जो तुम कह रही हो, इस बात की आशंका है कि कहीं राजकुमार का वैराग्य भाव विवाह के बाद प्रकट न हो जाए। प्रियंवदा बोली, सम्राट, मुझे जानकारी मिली है कि ब्रह्मगुप्त भले ही आध्यात्मिक रुझान रखते हैं, लेकिन अपनी माता के प्रति उनका अनुराग गहरा है और कभी भी अपनी माता का आग्रह नहीं टालते। उनकी माता कभी नहीं चाहेंगी कि वो सन्यासी का जीवन बिताएं। विरोचन बोले, सम्राट मेरी बात को अन्यथा नहीं लेवें। अधिकतर रनिवासों में रानियों की स्थिति हम सब जानते हैं। वे सुहाग होते हुए भी अपने पति के सानिध्य के बगैर वैधव्य सा जीवन ही जीती हैं। सम्राट बोले, ऐसा मत कहो विरोचन, अपनी बेटी का सुख मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। महामंत्री बोले, लेकिन वाकाटक साम्राज्य की हजारों बेटियां आपकी पुत्री की तरह हैं। केवल ऐसी अनिश्चितता की राजकुमार वैरागी हो सकते हैं। इसके आधार पर हम एक महत्वपूर्ण निर्णय से पीछे हट जाएं, जो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। यह उचित नहीं होगा। सम्राट ने कहा, मैं इस बारे में राजमहिषी से भी चर्चा करूंगा। प्रीति भोज के मौके पर महल की ड्योढ़ी पर स्वयं सम्राट बुद्धगुप्त और महारानी रत्नप्रभा ने सम्राट हरिसेन और राजमहिषी का स्वागत किया। महारानी रत्नप्रभा अपने साथ राजमहिषी को अंतःपुरा लेकर गई और सम्राट बुद्धगुप्त ने सम्राट हरिसेन को अपना प्रासाद घुमाना आरंभ किया। सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा, मेरे यहाँ के प्रासाद की सबसे अद्भुत बात गंगा जी हैं। सुबह उठते ही गवाक्ष से गंगा जी के लहरों के दर्शन करता हूं। कभी भीष्म की तरह अकेले मां से अपने दुख साझा करने पहुंच जाता हूं। सम्राट हरिसेन बोले, ऐसा कौन सा दुख है जो मगध के सम्राट को दुखी कर सकता है? सम्राट बुद्धगुप्त बोले, उनमें से बहुत से दुख ऐसे होंगे जो आपको भी सताते होंगे। सम्राट हरिसेन बोले, समझ सकता हूं। गुप्त वंश का इतिहास भी पारिवारिक विवादों से भरा रहा है, लेकिन फिर भी जो उत्तराधिकारी चुने गए, सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुने गए। अभी कौशांबी गया था, वहां सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखी। महाराज ने लिखा था कि जब भरी सभा में सम्राट चंद्रगुप्त ने उन्हें उत्तराधिकारी चुना तो तुल्य कुलजों को ईर्ष्या हुई और सभासद प्रसन्न हुए। सम्राट बुद्धगुप्त बोले, ऐसा तो आपके यहां भी होगा ही। सम्राट हरिसेन बोले, हमारे यहां तो साम्राज्य का विभाजन ही हो गया, इसी ईर्ष्या और आपसी द्वेष की वजह से। सम्राट बुद्धगुप्त बोले,
फिर भी वाकाटकों का इतिहास उतना रक्तरंजित नहीं है जितना मगध का। सम्राट अशोक जैसे गुड़ी राजा को अपने भाइयों को रास्ते से हटाना पड़ा। सम्राट हरिसेन बोले, लेकिन महाराज, आप स्वजनों से निपट सकते हैं क्योंकि उनसे आपकी वास्तविक स्पर्धा है, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो आपके करीबी होने का दंभ भरते हैं। सम्राट बुद्धगुप्त बोले, मैं समझा नहीं, स्पष्ट कीजिए। सम्राट हरिसेन बोले, खुलकर कहता हूं, संधि विग्रह हिरण्याक्ष के तेवर देखकर मुझे लगा कि वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और आपको सत्ताच्युत भी कर सकते हैं। मेरे खुफिया अधिकारियों ने ऐसी ही सूचना सेनापति दीर्घचारायन के बारे में भी जुटाई है। सम्राट बुद्धगुप्त बोले, आपका आभार, आपने ये खुफिया सूचनाएं मुझसे साझा की, लेकिन सच कहूं तो ऐसी ही कुछ सूचनाएं मुझे मेरे प्रतिवेदकों ने आपके सेनापति और संधि विग्रह के विषय दी है। सम्राट हरिसेन बोले, आपने शायद लक्षित नहीं किया, इसलिए ही वे आज वार्ता में नहीं हैं। हमने उन्हें सूचना भिजवा दी कि अचानक मगध से वार्ता तय हुई है, लेकिन इस समय सम्राट के राजधानी में नहीं होने पर संधि विग्राहक और सेनापति भी यदि राजधानी छोड़ देते हैं तो शत्रु के लिए मौके का लाभ उठाना आसान होगा। अतएव आप राजधानी में ही बने रहें। उन्हें कहा गया है कि वार्ता औपचारिक है, अतएव उनकी ओर से किसी तरह की आशंका नहीं है। मैं हमेशा अपने अधिकारियों की ओर से सशंकित रहता हूं और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि साम दाम दंड भेद के द्वारा इनकी एकता बाधित ही रहे। थोड़ा सहमते हुए सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा, क्या सेनापति के लिए मिलने वाली गोपनीय जानकारी मेरे लिए कठिनाई पैदा कर सकती है? सम्राट हरिसेन बोले, यह मगध की सत्ता पर आपकी पकड़ पर निर्भर करता है। पकड़ कमजोर हुई और विरोधियों को अवसर मिल गया। इतिहास गवाह है कि किस तरह सेना के सामने ही सेनानी पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त का सिर काट दिया था। सम्राट बुद्धगुप्त बोले, यदि सेना के समक्ष ही सम्राट का सिर अलग कर दिया जाए और सेना ताकती रह जाए तो इस सम्राट की अकर्मण्यता का स्तर आप समझ सकते हैं। मैं ऐसे किसी विद्रोह की आशंका नहीं देखता। अपने सेनापति पर भरोसा नहीं मुझे, लेकिन सेना पर पूरा भरोसा है। हम जिएंगे तो साथ ही और मरेंगे भी साथ ही। सम्राट हरिसेन बोले, लेकिन राजा को हमेशा अपने विवेक से ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो साम्राज्य पर उसकी पकड़ को निरंतर मजबूत कर सके। आप मेरे मित्र हैं, आपने अपनी व्यथा मुझसे कही, मैं इस मित्रता को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्णिम शिखर पर तब था जब आप लोगों ने वाकाटकों की मित्रता स्वीकार की। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का हाथ वाकाटक परिवार में सौंपा। इतिहास अपने को दोहराता है। आज पुनः ये अवसर है। मैं अपनी पुत्री का हाथ राजकुमार ब्रह्मगुप्त के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं। सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा, इस गहरे संकट के समय आपका साथ मिलने से मुझे मजबूती मिलेगी। मैं आपके प्रस्ताव पर महारानी रत्नप्रभा से चर्चा करूंगा।